हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। प्रीवियस क्लास में हमने 10.1 टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन डिस्कस कर लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का नॉमेनक्लेचर दो तरह से किया जा सकता है, कॉमन नेम सिस्टम के अकॉर्डिंग भी किया जा सकता है और IUPAC नेम सिस्टम के अकॉर्डिंग भी किया जा सकता है। कॉमन नेम की अगर बात करते हैं तो कॉमनली हेलो एल्केन्स को एल्किल हैलाइड बोला जाता है, जबकि IUPAC जो होता है उसमें हेलो एल्केन्स बोला जाता है। लेकिन हेलो एल्केन्स एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर अपने आप में किया जाता है। तो किस तरह से नॉमेनक्लेचर होता है, क्या रूल्स होते हैं, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम लाइन बाय लाइन रीड करेंगे और एक एक वर्ड को समझते हुए चलेंगे। तो मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, उनको आप समझ लीजिए। पहले देखो, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कॉमन नेम जो है हेलो एल्केन्स का वो कैसे दिया जाता है, एल्काइल हैलाइड, इस तरह से दिया जाता है। यहाँ पे दो वर्ड आते हैं, एक तो आता है एल्काइल और दूसरा आता है हैलाइड। ठीक है, एल्काइल जो होता है, एल्काइल वर्ड जो आ रहा है वो किससे डेराइव हो रहा है, एल्काइल वर्ड हाइड्रोकार्बन रेडिकल से। एल्काइल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स होते हैं। जबकि हैलाइड जो होता है इसका मतलब होता है हैलोजन। अब हैलाइड आपने पढ़े ही हैं, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। अगर फ्लोरीन होती है तो फ्लोरीन के लिए लिखा जाता है फ्लोराइड, क्लोरीन होता है तो क्लोराइड लिख दिया जाता है क्लोराइड, ब्रोमाइन होती है तो ब्रोमाइड, ब्रोमीन होती है तो ब्रोमाइड, और आयोडीन होती है तो आयोडाइड यहाँ पे लिख दिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो हमारा हेलोजन वाला पार्ट है, यानी कि हैलाइड तो हम लिख सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ही चार आते हैं। तो इनमें हम इनके नेम इस तरह से लिख सकते हैं। बात आती है किसकी, इस एल्काइल की। इसको समझ लीजिए, बहुत आराम से समझिए, मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ, आप कभी नहीं भूल पाएंगे। इस तरह से समझा देता हूँ। अब एक काम जरूर करें, ये अगर आपने नोट नहीं किया है तो इसको नोट कर लें। आप अपनी नोटबुक ले लीजिए और उसमें नोट करते जाएं साथ साथ में। आप इसको एक बार और रिवाइज कर लेंगे, आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे और आपको कभी भी किसी भी तरह का नॉमेनक्लेचर में दिक्कत नहीं आएगा हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के। तो समझ लीजिए यहाँ पे इस हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स का कॉमन नेम कैसे दिया जाता है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि कॉमन नेम और IUPAC में कॉमन नेम समझ लीजिए, कॉमन नेम भी काफ़ी डिटेल में दिया गया है ना। तो कैसे दिया गया है कॉमन नेम समझते हैं। अच्छा, पहले ये समझते हैं हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स जो हैं वो बनते कैसे हैं। कोई भी हाइड्रोकार्बन है, अब वो सैचुरेटेड हो सकता है, अनसैचुरेटेड हो सकता है। सैचुरेटेड का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो सैचुरेटेड हो गया, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उनको अनसैचुरेटेड बोल देते हैं। किसी भी हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोकार्बन रेडिकल बनेगा। कैसे बनेगा ये देखिए, इसमें यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की पहले मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि हेलो एल्केन्स की बात कर रहे हैं तो एल्केन्स जो होते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही होते हैं। तो हम एल्केन्स की बात कर रहे हैं, मतलब ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो उसमें से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, तो क्या बनेगा, रेडिकल बनेगा। और इस रेडिकल का नेम क्या हो जाता है बेटा, एल्किल हो जाता है। समझ में आया। तो एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो क्या फॉर्म हो जाएगा, एल्काइल फॉर्म हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे सिंपलेस्ट जो एल्केन है उसका लिया मैंने, यहाँ पे मिथेन है। ठीक है, मिथेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो यहाँ पे एक वैलेंसी लगाई, फ्री वैलेंसी, ये फ्री वैलेंसी, और इस फ्री वैलेंसी के साथ में क्या कितने हाइड्रोजन रहेंगे, 3 हाइड्रोजन। 4 में से एक रिमूव कर दिया तो 3 हाइड्रोजन। अब इस एक हाइड्रोजन रिमूव किया, उसकी जगह फ्री वैलेंसी रह गई, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, मिथाइल। इसको क्या बोलेंगे, मिथेन है। जैसे यहाँ पे देखिए मिथ वर्ड है, एल्क वर्ड जो है मैंने यहाँ पे लिखा भी है। एल्क वर्ड जो होता है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है, कितने कार्बन एटम है एक मॉलिक्यूल में, वो रिप्रेजेंट करता है एल्क वर्ड। अगर 1 कार्बन है तो उसके लिए मिथ लिख देते हैं, अगर 2 कार्बन है तो इथ लिखेंगे, 3 कार्बन है तो प्रोप लिखेंगे, 4 कार्बन है तो ब्यूट लिखेंगे, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट। इस तरह से हम लिख देते हैं। 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, और 10 है तो डेक, 11 है तो अनडेक, 12 है तो डोडेक। इतना ही याद रहना है, मतलब मैंने 6 लिखे हैं, 6 भी याद कर लोगे सफिशियंट है। अब इसको समझना है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 कार्बन ही यहाँ पे है तो मिथ, और अगर सैचुरेटेड होता है तो उसके लास्ट में लग जाता है ANE, मिथेन। क्लियर, तो ये मिथेन हो गया, एन सैचुरेटेड। और अगर
हाइड्रोकार्बन रेडिकल बनता है तो उसके लिए लास्ट में लगता है YL। सिर्फ कब? जब एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तब। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? देखो, एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए लिखेंगे हम METH, मिथ, और यहां पे लास्ट में क्या लगा देंगे? YL। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? मिथाइल। ये रेडिकल हो गया। अब इस फ्री वैलेंसी के ऊपर अगर कोई क्या लग जाए? हैलोजन लग जाए। जैसे ये वाला मैं आपको यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ कि यहाँ पे CH3 बना, इस CH3 का तो नाम हो गया मिथाइल। अगर सपोज यहाँ पे क्लोरीन लग गया तो इस एल्किल हैलाइड का नाम क्या होगा? इसका नाम एल्काइल, इस एल्काइल का नाम हो गया मिथाइल, और इसको Cl को क्या बोलते हैं? क्लोराइड। तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड। सिंपल है, समझ में आ गया? तो हमें इनका नेम समझ में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, समझना इसको। अगर मैंने 2 कार्बन का इथेन ले लिया, मतलब 2 कार्बन का सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिया, 2 कार्बन है तो इसलिए यहाँ पे ETH आया, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ANE आया, मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बने। उसमें से एक हाइड्रोजन आपने रिमूव कर दिया, चाहे तो यहाँ से रिमूव कर दो इस वाले कार्बन से, या यहाँ से, सेम ही बात आएगी, ऐसा ही स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, अब इसका नेम क्या होगा बताओ? 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? यस, वेरी गुड, इथ। और क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है, एक सिंगल बॉन्ड या फ्री वैलेंसी लगी हुई है, तो क्या लिखेंगे लास्ट में? YL। तो इसका नेम क्या हो जाएगा इस रेडिकल का? इसका नेम हो जाएगा यस, इथाइल। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, अब आगे बात करते हैं, आगे समझिए इसको। एक मिनट, ये थोड़ा ज़्यादा ऊपर चला गया यहाँ से। चलो इसको मैं हटा दूँ। ये तो आपको याद रखना है, इनको नोट कर ले बेटा, है ना? नोट कर ले एक बार कि किस तरह से इसको हमें लिखना है। समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए आगे बात करते हैं। ये 2 तो आपने लिख दिया, अभी ज़्यादा आगे नहीं लिख के जाता, मैं यहीं से समझाता हूँ। हाँ, अब 3 कार्बन हुए, 1 कार्बन हो गया, 2 कार्बन, अब 3 कार्बन लिए। 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? इसका नेम बता दो आप फटाफट मुझे, अब समझ में आ गया होगा। 3 कार्बन है तो प्रोप, और कार्बन कार्बन सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ANE, प्रोपेन नेम हो गया। अब इनमें से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो देखो कहाँ से रिमूव हो सकता है? ये वाला कार्बन, ये वाला टर्मिनल कार्बन है, और ये वाला टर्मिनल कार्बन, दोनों ही सेम पोजीशन, टर्मिनल दोनों ही सेम है, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रांच तो है नहीं, सिंपल बीच में एक है, तो यहाँ से भी ये सेकंड आ रहा है, यहाँ से भी सेकंड आ रहा है, तो मतलब सेम ही है। तो एक तो टर्मिनल से निकल जाए, या तो ऐसे बना दूँ, यहाँ से इस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव किया और CH2 CH2 CH3 बन गया, या दूसरा ऐसा भी बना सकते, बात सेम ही है, टर्मिनल दूसरे वाले से निकाल दिया आपने, दोनों ही एक ही स्ट्रक्चर है, इनका कोई अलग नहीं है। ठीक है, अब इसका नेम क्या होगा? नेम बताओ। तो नेम क्या होगा? प्रोपाइल। क्या नेम होगा? प्रोपाइल। पहला तो एक स्ट्रक्चर ये बना, इसका भी नेम प्रोपाइल होगा। ये तो दोनों आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे देखें तो बीच वाले हाइड्रोजन कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव किया, इस वाले हाइड्रोजन से भी कार्बन रिमूव हाइड्रोजन से कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है, तो इसका भी नेम, क्योंकि 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए नेम तो क्या हो जाएगा बताओ? प्रोप। और क्योंकि एक वैलेंसी फ्री है इसीलिए YL, मतलब रेडिकल है तो YL लगेंगे। अच्छा, ये भी प्रोपाइल, ये भी प्रोपाइल, दोनों ही प्रोपाइल हैं, तो भाई डिफरेंस तो कुछ होना नहीं चाहिए, लेकिन डिफरेंस है स्ट्रक्चर में। क्या डिफरेंस है? इसके टर्मिनल कार्बन पे फ्री वैलेंसी है, इसके सेकंड नंबर के कार्बन पे फ्री वैलेंसी है। तो जब ऐसे सेम टाइप के नंबर में ऐसे स्ट्रक्चर या ऐसे एल्काइल रेडिकल्स जिनमें नंबर ऑफ कार्बन तो सेम होते हैं, लेकिन इस फ्री वैलेंसी वाली जो पोजीशन है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ऐसे आइसोमर्स को हम नेम देने के लिए क्या यूज़ करते हैं? कॉमन नेम सिस्टम में यूज़ किया गया एन-आइसोनियो कॉन्सेप्ट। ये एन-आइसोनियो क्या है जी? देखो अभी क्या है, जैसे आप ऐसे समझ लो, 2 अगर स्टूडेंट एक क्लास में सेम नेम के होते हैं तो उनके सरनेम से हम क्या करते हैं? उनको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, जैसे राजेश नाम के 2 स्टूडेंट हैं तो दोनों का नाम तो राजेश ही है, अगर उनके सरनेम राजेश कुमार हो गया, एक राजेश सिंह हो गया, ठीक है, तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, राजेश कुमार राजेश सिंह, तो आप अलग अलग पहचान पाएंगे, नाम दोनों के सेम है। ठीक है, अगर दोनों के पूरे नेम सेम है तो फादर नेम से जाते हैं, तो इनके आगे या पीछे क्या लगा दिए जाते हैं? कुछ डिफरेंट वर्ड लगा दिए जाते हैं, सफिक्स या प्रीफिक्स लगाए जाते हैं।
तो इस केस में हम क्या लगाते हैं, कुछ सफिक्स लगाते हैं, प्रीफिक्स लगाते हैं। प्रीफिक्स का मतलब क्या है, कुछ आगे वर्ड लगाते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। तो आगे क्या वर्ड लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, ये पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट है जिसको एन आइसोनियो कॉन्सेप्ट कहते हैं। बहुत सिंपल है, समझ लो एक बार ध्यान से। कैसे, एन आइसोनियो 3 वर्ड लगा देंगे अलग अलग जगह पे। कब लगाएंगे, एन कब लगाएंगे, देखो एन जब लगाएंगे फ्री वैलेंसी प्रेजेंट ऑन फर्स्ट और लास्ट कार्बन ऑन अनब्रांच चेन। तो दो कंडीशन है कि अनब्रांच्ड चेन होनी चाहिए, जो चेन ये वाली चेन जो है वो अनब्रांच्ड होनी चाहिए, और जो फ्री वैलेंसी है वो या तो फर्स्ट या लास्ट पे लगी हुआ, मतलब टर्मिनल कार्बन के ऊपर फ्री वैलेंसी प्रेजेंट हो और पूरी की पूरी अनब्रांच्ड चेन हो, तब उसके आगे क्या लगा सकते हैं, एन लगा देंगे। तो यह इसके आगे हम लगा सकते हैं एन प्रोपाइल। आइसो कब लगाएंगे, जब इस तरह की ब्रांचिंग हो, जब इस तरह का अगर बॉन्ड प्रेजेंट, मतलब स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो, इसका इस तरह का मतलब टर्मिनल कार्बन, ये टर्मिनल इसको मान लीजिए या इसको मान लीजिए, किसी को मान सकते हो। टर्मिनल कार्बन से सेकंड नंबर का कार्बन जो है उसके ऊपर एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो, एक मिथाइल, क्या बोला मैंने, सेकंड टर्मिनल कार्बन से सेकंड नंबर कार्बन, टर्मिनल कार्बन ये, सेकंड नंबर का कार्बन ये, इसके ऊपर एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं आइसो ग्रुप। ऐसा स्ट्रक्चर अगर प्रेजेंट होता है तो उसके आगे लगा सकते हैं आइसो। या फिर इसके आगे वाली चीजें, मतलब जैसे CH3 CH2 इस तरह का, तो ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होना चाहिए, ये वाला स्ट्रक्चर, तो इसको आइसो बोल देते हैं। अब देखो इसमें है क्या ऐसा स्ट्रक्चर, ये टर्मिनल कार्बन से सेकंड नंबर कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप, यस प्रेजेंट है, और ये वाला ही स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ है। तो इसके आगे क्या लगाएंगे बेटा, आइसो वर्ड लगा देते हैं। समझ में आ गया आपको, आइसो प्रोपाइल लिख देंगे। क्लियर है, चलिए जी यहां तक क्लियर हो गया। तो एक और है लास्ट, वो है नियो। नियो कब लगाएंगे, नियो तब लगाएंगे जब टर्मिनल कार्बन से, ये टर्मिनल कार्बन, इससे सेकंड नंबर का कार्बन, ये वाला कार्बन, इस पे दो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो, दो मिथाइल ग्रुप, एक CH3 को मिथाइल बोलते हैं, दो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, नियो ग्रुप बोलते हैं। और इसमें आगे वाला कार्बन जो है CH2, आगे ये भी होना चाहिए, फिर उसके बाद ब्रांचिंग होनी चाहिए, मतलब कंटिन्यू कार्बन हो। तो मिनिमम 5 कार्बन होने चाहिए नियो के लिए, और मिनिमम 3 कार्बन होने चाहिए आइसो के लिए। यहाँ पे अब ध्यान देने वाली बात यह है कि या इस आइसो ग्रुप को तो छोड़ दो, रिमेनिंग जितनी भी फ्री वैलेंसीज हैं, जितने में भी फ्री वैलेंसी हैं एन आइसो नियो वाले कॉन्सेप्ट में, वो हमेशा 1 डिग्री कार्बन के ऊपर प्रेजेंट होनी चाहिए। 1 डिग्री का मतलब समझ में आ गया, लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था। 1 डिग्री कार्बन के ऊपर, 1 डिग्री कार्बन के ऊपर फ्री वैलेंसी होनी चाहिए, फ्री वैलेंसी होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। फ्री वैलेंसी किसके ऊपर होनी चाहिए, 1 डिग्री। 1 डिग्री कार्बन का मतलब मैंने डिटेल में लास्ट लेक्चर में बताया, एक बार उसको देख लेना। यहाँ पे फिर बता देता हूँ एक बार थोड़ा सा, कि ऐसा कार्बन जो सिर्फ अदर एक और कार्बन से जुड़ा हुआ हो उसको बोलेंगे 1 डिग्री। जैसे इसकी बात करें तो यहाँ पे ये कितने कार्बन से, ये कार्बन कितने अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, सिर्फ एक डायरेक्ट इस कार्बन से जुड़ा हुआ, तो इसकी डिग्री होगी 1। अच्छा इसका नेम क्या हो जाएगा, नेम भी बता दो फटाफट, नेम बताओ आप, लिख सकते होगा। टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4, इसमें कोई चेन वेन का लफड़ा नहीं है, वो IUPAC में आप पढ़ के आए हैं वैसे तो क्लास 11th में, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि आप हो सकता है स्टार्ट कर रहे हो पहले चैप्टर से ऑर्गेनिक, तो आपको दिक्कत आएगी, इसलिए मैं यहाँ पे आपको पूरा का पूरा बता रहा हूँ। अगर आप पढ़ के आए तो बहुत बढ़िया बात है ना। तो यहाँ पे देखो इसका नाम बता दो फटाफट, क्या हो जाएगा, टोटल नंबर, कॉमन नेम सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए बताओ क्या वर्ड आता है, एल क्या आएगा बताओ फटाफट, देखो ब्यूट, क्या आया, ब्यूट आया 4 कार्बन के लिए, तो इसका नाम क्या होगा, ब्यूट। अब ये फ्री वैलेंसी है तो YL लग जाएगा, ब्यूटेन। अब ये कैसा ग्रुप इसमें प्रेजेंट है, आइसो ग्रुप भी है, तो इसको क्या बोलेंगे, आइसो ब्यूटाइल। क्लियर है, समझ में आ गया। अच्छा इसका नेम भी बता दो, नियो वाला जो ग्रुप है उसका नियो क्या होगा, 1 2 3 4 5 कार्बन है टोटल, तो 5 के लिए लिखते हैं पेंट, क्या लिखते हैं 5 के लिए, पेंट, ठीक है। और क्योंकि फ्री वैलेंसी 1 है तो YL, पेंटाइल, ठीक है। और ये नियो ग्रुप है तो इसको बोलेंगे नियो पेंटाइल।
क्योंकि नियो इसमें प्रेजेंट है, नियो वाला सिचुएशन या नियो वाली कंडीशन इसमें फुलफिल हो रही है। क्लियर है, समझ में आया? चलिए कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, अगर आपको समझ में आ गया है तो ये एग्जाम्पल्स फटाफट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और एक बार एग्जाम्पल अटेम्प्ट कर लीजिए। मैं इनके सॉल्यूशन अब आपको बताता हूं, आपने अटेम्प्ट कर लिए होंगे। देखो, अगर इसकी बात करें तो ये क्लोरीन जो है वो किस पे, क्लोरीन को ऐसा मान लो एक बार भूल जाओ कि नहीं है, ये फ्री वैलेंसी प्रेजेंट है, तो इस एल्काइल ग्रुप का नाम लिखो और या क्लोरीन की जगह क्लोराइड लिख दोगे। तो इस एल्काइल ग्रुप का नेम क्या लिखोगे बताओ फटाफट। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल। अच्छा, ये आइसोप्रोपाइल है या एन प्रोपाइल है? क्योंकि देखो टर्मिनल कार्बन से सेकंड नंबर कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपाइल। तो आइसोप्रोपाइल और नेम क्या हो जाएगा इसका? क्लोराइड। समझ में आ गया? इसका बताओ फटाफट, इसका बता दो। इसमें इसको भी क्लोरीन को अभी एक बार भूल जाओ कि इस पे फ्री वैलेंसी है सपोज ये, है ना? तो इसका एल्काइल ग्रुप का नाम बताओ। 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 हैं, तो 4 के लिए क्या लिखेंगे? ब्यूट। और इसमें भी टर्मिनल कार्बन से सेकंड नंबर कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इसीलिए आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, समझ में आ गया? इसका भी नाम बता दो फटाफट। इसमें मैंने क्लोरीन नहीं लगाई है, हैलाइड नहीं लगाया है, एल्काइल का ही नाम बता दो, क्योंकि क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड तो आप लगा ही सकते हो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम? पेंट लिखते हैं, और एक फ्री वैलेंसी है तो YL लगा देंगे, पेंटाइल। अच्छा, इसमें ये बताओ फटाफट कि कौन सा एन आइसोनियो कुछ लगाएंगे क्या? यस लगाएंगे। सेकंड का टर्मिनल कार्बन ये, टर्मिनल कार्बन से सेकंड नंबर कार्बन ये, इस पर एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो क्या लगा देंगे इसमें? यस, आइसो। तो आइसो पेंटाइल इसका नेम हो जाएगा। इन सभी में चेक करना कि जितनी भी फ्री वैलेंसीज हैं, ये 1 डिग्री पे भी है, 1 डिग्री पे ही है, ये भी 1 डिग्री पे ही है, और ये भी कितना 1 डिग्री वाले कार्बन पे ही प्रेजेंट है। दोबारा इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या होगा? देखो काउंट करो टोटल नंबर ऑफ कार्बन, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए पेंट, अभी भी ये तो वैसे बताया ही अभी, पेंट, और फ्री वैलेंसी है एक, तो पेंटाइल। अच्छा, कैसा इसमें एन आइसोनियो में से क्या लगेगा? ये टर्मिनल कार्बन से सेकंड नंबर कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप, एक मिथाइल ग्रुप दूसरा मिथाइल ग्रुप, तो इसके लिए बोलते हैं नियो। ठीक है, इसका नाम बताओ, इसका क्या हो जाएगा? क्या लिखा आपने? ये टर्मिनल कार्बन से सेकंड नंबर कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप और तो ये नियो लगेगा, नियो लिखेंगे। कितने कार्बन है टोटल? 1 2 3 4 5 6 कार्बन के लिए हेक्स, और क्या लिखेंगे? YL लगा देंगे, तो नियो हेक्सिल। ठीक है, ये मैंने आपको नोट कराई दिया कि एन आइसोनियो प्रीफिक्स तभी यूज करते हैं जब फ्री वैलेंसी या हैलाइड, है ना, ये जैसे हैलाइड है, फ्री वैलेंसी या हैलाइड किससे कार्बन पे प्रेजेंट हो? 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन का मतलब ऐसा कार्बन जो अदर 1 कार्बन से अटैच हो, तो उसको बनेंगे 1 डिग्री कार्बन। क्लियर है, समझ में आ गया? नोट कर लीजिए इसको एक बार। कुछ एग्जाम्पल और लगे हुए हैं, इनका भी नाम बता दीजिए। कुछ एग्जाम्पल और लिखे हैं, जैसे इसकी बात करें तो यह यहाँ पे कितना फ्री वैलेंसी है? फ्री वैलेंसी 1 डिग्री कार्बन पे प्रेजेंट है ना? तो कितने कार्बन? 1 2 3 4 कार्बन है, तो ब्यूट YL, ब्यूटाइल लिख देंगे। अच्छा, इसमें 1 2 3 4 कार्बन है, तो इसका नाम भी ब्यूटाइल ही लिखेंगे, लेकिन जो फ्री वैलेंसी है वो इस कार्बन पे है। और ये कैसा कार्बन है? ये कार्बन इस कार्बन से प्रेजेंट अटैच है और इस कार्बन से भी अटैच है, तो ये 2 डिग्री कार्बन हो गया। तो 2 डिग्री कार्बन है, तब हम एन आइसोनियो नहीं लगाएंगे, तब तो क्या लगेगा? इसमें तो एन आइसोनियो लग सकता है, क्या लगेगा? टर्मिनल कार्बन है ना, टर्मिनल कार्बन है वो 1 डिग्री, तो हम एन ब्यूटाइल लिख देंगे। इसके लिए क्या लिखेंगे? अब 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री में एन आइसोनियो नहीं लगेगा, यहाँ पे एन नहीं लगेगा, ना ही आइसो लगेगा, ना ही नियो लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि 2 डिग्री कार्बन है। क्लियर है? जब 2 डिग्री या 3 डिग्री कार्बन आ जाता है तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, और उसका नाम होता है क्या? सेकेंडरी टर्सरी कॉन्सेप्ट। सेकेंडरी कब लगाते हैं आप समझ ही गए होंगे, अगर वैलेंसी, फ्री वैलेंसी या हैलाइड जो है वो 2 डिग्री कार्बन के ऊपर प्रेजेंट हो। कैसे कार्बन पे? 2 डिग्री पे। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन पे प्रेजेंट है,
फ्री वैलेंसी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्या लिख सकते हो आप, सेकेंडरी एसिसी। सेकेंडरी के लिए एसिसी लिख देते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेम ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाया है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसका नाम बताइए। यहाँ पे देखो ये भी 2 डिग्री कार्बन ही है, क्योंकि ये कार्बन जो है वो अदर, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी लगाएंगे। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 पेंट, और क्योंकि ये फ्री वैलेंसी है तो YL, तो पेंटाइल हो जाएगा ना। क्लियर है, समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। टर्सरी कब लगाएंगे, एक मैंने ये टर्सरी का भी बताया था। टर्सरी कब लगाएंगे, जब फ्री वैलेंसी जो है वो किस पे प्रेजेंट हो, 3 डिग्री कार्बन पे प्रेजेंट हो। कैसे, ऐसे। ये कोई स्ट्रक्चर है, इसमें इस कार्बन को देखो जिस पे फ्री वैलेंसी है, फ्री वैलेंसी के एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन, 3 कार्बन से अटैच है, तो इसकी डिग्री हो गई 3। नेम क्या हो जाएगा, टर्सरी, TERT, टर्सरी के लिए TERT लिख देते हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इस कंपाउंड में या एल्काइल ग्रुप में, एल्क में 1 2 3 4 कार्बन हैं, तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट और YL, टर्सरी ब्यूटाइल। ठीक है, टर्सरी ब्यूटाइल हो गया। यहां देखें, यहां पे भी एनाइसोनियो नहीं लगेगा, यहां पे 3 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 2 3, तो 3 डिग्री के लिए क्या लिखते हैं, टर्सरी TRT। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए लिखेंगे पेंटाइल, पेंट, और फ्री वैलेंसी इसलिए पेंटाइल। क्लियर है, समझ में आ गया यहां तक। तो अगर एक वैलेंसी होती है तो हम अलग सेम टाइप के स्ट्रक्चर्स को डिफरेंशिएट करने के लिए एनाइसोनियो या फिर सेकेंडरी टर्सरी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। चलिए एक चीज और बता देता हूं यहां पे, अगर क्या, अगर ये कि यहां तक हमने देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि एल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो एल्काइल बनता है, लेकिन एल्काइल में से अगेन एक और हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो क्या फॉर्म होता है, उनका नाम क्या होता है, या तो एल्काइलिडीन लिखते हैं या फिर एल्काइलीन लिखते हैं। कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे आपने एल्केन लिया CH3CH3, इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो स्ट्रक्चर बनेगा CH3CH2, फ्री वैलेंसी। लेकिन इसमें से एक और हाइड्रोजन रिमूव हो सकते हैं, हाइड्रोजन तो यहाँ पे 5 है ना अभी भी, तो एक हाइड्रोजन और रिमूव कर दिया और एक हाइड्रोजन और रिमूव किया तो इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाए, या तो इसी कार्बन, सेम कार्बन से रिमूव कर दिया तो इस तरह का। और अगर क्या डिफरेंट कार्बन से कर दिया, मतलब CH3 से कर दिया, तो स्ट्रक्चर बन जाएगा ये वाला। तो अगर सेम कार्बन से ही दूसरा हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, अगर 2 हाइड्रोजन सेम कार्बन से रिमूव हुआ तो एल्काइलिडीन नाम होता है। और एल की जगह कितने कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, तो 2 के लिए लिखेंगे इथ, YLIDENE। तो एल्काइल तो होगा ही, यहां तक एल्काइल तो यही हुआ, IDENE लास्ट में और लग जाएगा। समझ में आया, एक हाइड्रोजन हटाया तो एन हट के YL लगा था, एक और हटाया तो IDENE लग जाएगा या फिर ENE लग जाएगा। कब लगेगा ENE, जब एडजासेंट मतलब नेवर कार्बन से अगर 2 हाइड्रोजन रिमूव हुए, मतलब एक हाइड्रोजन तो यहां से रिमूव हो गया और एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव हुआ, तो ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसका नाम क्या होगा, इथाइलिन। इथाइलिन मतलब इथ, IL और फिर ENE। समझ में आया क्या, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार दोबारा समझ लीजिए कि अगर एल्काइल तक तो आपको समझ में आ गया, एल्काइल में से अगर हाइड्रोजन जो है वो सेम कार्बन से हटा है, नेक्स्ट जो हाइड्रोजन है वो सेम कार्बन से हटा है, तो एल्काइलिडीन नाम हो जाएगा। और अगर हाइड्रोजन जो है वो उसके नेबर या एडजेसेंट कार्बन से हटा है तो एल्काइलीन नाम होगा। ये समझ में आ गया, क्लियर है। तो डायरेक्ट ऐसा समझ लीजिए कि अगर 2 हाइड्रोजन जो है वो सेम कार्बन से हुआ है तो एल्काइलिडीन, और अगर आसपास वाले एक हाइड्रोजन से नहीं, मतलब अलग अलग 2 कार्बन से हाइड्रोजन 2 रिमूव हुए हैं, 2 अलग अलग कार्बन से 2 हाइड्रोजन रिमूव हुए हैं, तो उनका नाम एल्काइलीन होगा। जैसे इनका नेम कुछ और एग्जांपल हैं यहाँ पे, जैसे CH3 CH2 CH, और यहाँ 2 फ्री वैलेंसी हैं। 2 फ्री वैलेंसी का मतलब यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो दोनों इसी सेम कार्बन से हटा है,
तो इसका नाम क्या होगा, एल्काइलिडीन। टोटल एल्काइलिडीन में एल्क वर्ड जो है वो नंबर ऑफ कार्बन से आता है, एल्क वर्ड जो है वो किससे आता है, नंबर ऑफ कार्बन से, ALK। एल्क वर्ड जो है वो कहाँ से आता है, नंबर ऑफ कार्बन से। अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने, 1 2 3, तो 3 कार्बन के प्रॉप, और लास्ट वाला YLIDENE सेम ही लिखेंगे। अब क्योंकि ये टर्मिनल कार्बन से हटा है तो N वर्ड लगाएंगे। अगर यहाँ पे ये CH3 है ना, अगर यहाँ पे कैसा होता कि ये वाला जो है, ये देखो सेम ही है, लेकिन ये सेकंड नंबर के कार्बन से दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो गए हैं, तो इसको नाम क्या देंगे, टर्मिनल कार्बन से सेकंड नंबर कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो आइसो बोलेंगे। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो इसलिए प्रॉप लिखा, YLEDNE लिख दिया। तो आप इतना सा याद रखें बस। वैसे तो आपके NCERT में सिर्फ इतना सा ही दिया हुआ है, इथाइलिन और इथाइलिडीन दो चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, आप आराम से दोनों को कोरिलेट कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। एक छोटी सी बात और मुझे बतानी है, नोट हो गया, ओके। तो देखिए एक चीज़ और मुझे बतानी थी, और वो थी कि अगर ऐसी भी तो कंडीशन हो सकती है एडजेसेंट कार्बन से नहीं होके क्या हो जाए, मतलब या तो सेम कार्बन से हो या फिर मतलब अड़ोस पड़ोस वाले से हो, नेबरर कार्बन, या फिर एडजेसेंट कार्बन से हो। ऐसी भी तो कंडीशन, तीसरी कंडीशन ऐसी भी तो बन सकती है, दो हाइड्रोजन जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग टर्मिनल कार्बन से रिमूव हो, तो उस केस में क्या बोलते हैं, उसको पॉलीमिथाइलिन बोलते हैं। पॉली की जगह जितने CH2 ग्रुप होते हैं उनको नंबर लिख देते हैं। अगर यहाँ पे N की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए, N की वैल्यू 0 हो गई तो वो तो ऐसी कंडीशन ये बन जाएगी। N अगर 1 है तो ट्राईमिथाइलिन। अगर यहाँ पे बीच में इस तरह के अगर कंडीशन बन जाए CH2 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 इस तरह से, तो टोटल CH2 कितने हैं, 1 2 3 4, तो टेट्रामिथाइलिन, टेट्रामिथाइलिन इस तरह से हम नेम लिख देते हैं। ये एक्स्ट्रा है पॉइंट, इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। बाकी NCERT बुक में सिर्फ इतना सही था, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया एथाइलिन, इथाइलिडीन और इथाइलिन में क्या डिफरेंस है, ये दोनों समझ में आ गया। अब इनमें क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन लग सकता है, या फिर यहाँ पे ब्रोमीन लग सकता है, कुछ भी लग सकता है। तो आप नेम लिख सकते हैं इस तरह, किस तरह से लिखेंगे वो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूँ कॉमन नेम ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब ये कुछ याद रखने की चीज़ें हैं, इनको याद रख लेना। जो CH2 डबल बॉन्ड CH, इसको बोलते हैं विनाइल। इसको क्या बोलते हैं, इनका कॉमन नेम होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, और फ्री वैलेंसी इस पे ही प्रेजेंट हो तो विनाइल। CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 इसको बोलते हैं एलाइल, और CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड इसको बोलते हैं प्रोपार्जिल। ये फिक्स हैं। अच्छा, इसको यहाँ पे वैलेंसी को इधर वाले नहीं लेके आएंगे, वैलेंसी जो होगी वो ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे ही होगी। क्लियर है। तो ये अनसैचुरेटेड कॉमन जो हाइड्रोकार्बन है उनके नेम हैं। इनके डायरेक्ट अगर क्लोरीन लगेगा बिनाइल क्लोराइड हो जाता है, एलाइल क्लोराइड हो जाएगा। अगर यहाँ पे ClCl लगा दिए मैंने तो इनका नेम क्या हो जाएगा, इसका नेम कॉमन नेम हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH का विनाइल क्लोराइड। इसका नेम क्या हो जाएगा, एलाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपार्जिल क्लोराइड। क्लियर है। चलिए कॉमन नेम के बाद में हम बात करते हैं, कॉमन नेम अनसैचुरेटेड के बाद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का रेडिकल्स होते हैं उनके कॉमन नेम की बात कर लेते हैं। देखो ये जो स्ट्रक्चर होती है जिसका फॉर्मूला C6H6 होता है, इसको बोलते हैं बेंजीन या फेने बोलते हैं। जनरली आपको बेंजीन ही मिलेगा, इसको फेने भी बोलते हैं। अगर इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके देखें ना तो इस तरह से बना 6 कार्बन है, 6 कार्बन इस तरह से हैं, ठीक है। ये 6 कार्बन है, ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। सपोज यहाँ पे एक ऑल्टरनेट पोजीशन पे इस तरह से डबल बॉन्ड है। अब आप देखें कि हर एक कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हर एक कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। मैं ये थोड़ा सा एक्सपेंड करके इसलिए बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे थोड़ा सा समझते जाना, क्योंकि आगे ये सारी चीज़ें आपको एकदम ईजी लगें। क्योंकि आपने 12th क्लास में अगर स्टार्ट ही किया है और अब 11th क्लास अच्छे से नहीं पढ़ी है तो आपको दिक्कत आ सकती है। यहाँ इसलिए मैं सारी की सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको दिक्कत नहीं आए। तो देखो ये तो बेंजीन हो गई। अब इस बेंजीन में से कोई भी एक हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है, मतलब इस कार्बन से रिमूव कर दिया, सपोज ये वाला हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फिनाइल।
कई बार लिखा हुआ PH मिल सकता है या 5 भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, अगर इस बेंजीन के ऊपर एक CH3 लगा होता है तो इसका नेम जो होता है वो टोलुइन होता है। IUPAC में भी टोलुइन ही बोल देते हैं। ठीक है, जनरली ये भी एक्सेप्टेड होता है। अगर टोलुइन में से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, अब कहाँ कहाँ से रिमूव हो सकता है, या तो इस बेंजीन रिंग के किसी कार्बन से रिमूव हो जाए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन इस CH3 से रिमूव हो जाए। अगर CH3 से रिमूव होता है तो इसको बोलते हैं बेंजाइल। ये थोड़ी सी चीज़ें आपको याद रखने की, नोट कर लेना इनको आराम से ना, नोट कर लोगे, ये बार बार पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएंगे। ये आज का लेक्चर जो है, जो मैंने आपको नेम सिस्टम बताया, ये पूरी केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार काम आएगा। अगर आपने ये लिख लिया और समझ लिया और एक दो बार रिवाइज कर लिया तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक है, मतलब मैंने यहाँ पे, वैसे तो नॉमेनक्लेचर काफ़ी लंबा है, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ एक पार्ट कवर किया है, कौन सा, एल्काइल वाला, जिससे आपका एल्किल हैलाइड यानी कि हेलो एल्केन्स वाला पार्ट कंप्लीट हो जाए। तो ध्यान रखें कि ये वाला जो है, अगर इसमें टोलुइन के इस वाले कार्बन से, मतलब जो एरोमेटिक कार्बन नहीं है, एरोमेटिक रिंग का पार्ट नहीं है, उससे अगर एक हाइड्रोजन रिमूव होता है तो बेंजाइल। लेकिन अगर इनमें से किसी भी कार्बन से रिमूव होता है तो कहाँ कहाँ से रिमूव हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, यहाँ से हो सकता है। 3 कंडीशन तो ये हैं, और 3 ही कंडीशन इधर भी हैं, लेकिन वो आइडेंटिकल हैं। यहाँ से हो या यहाँ से हो एक ही बात होगी, यहाँ से हो या यहाँ से हो एक ही बात हो। क्यों होगी, इसके रेफरेंस में, CH3 के रेफरेंस में अगर यहाँ से देखेंगे तो ये इसके बिल्कुल पास वाला है एडजेसेंट, ये भी एडजेसेंट है, तो यहाँ से हो या यहाँ से हो एक ही बात हुई। यहाँ से देखेंगे तो ये वाला और ये वाली पोजीशन CH3 के रेफरेंस में सेम ही है दोनों। तो यहाँ से अगर होती हैं तो इनके लिए कैसे नेम लिखते हैं, देखो अगर बिल्कुल एडजेसेंट कंडीशन से, एडजेसेंट पोजीशन से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव होता है तो उसको बोलते हैं ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड टोलुइन। इसको सेकंड पोजीशन पे होती है, मतलब यहाँ CH3 है तो इससे नेक्स्ट वाली 1 और 3 वाली कंडीशन में होती है तो इसको मेटा बोलते हैं, मेटा सब्स्टिट्यूशन। और यहाँ अगर बिल्कुल अपोजिट हो जाती है, CH3 इसके अपोजिट वाले कार्बन से एक और हाइड्रोजन रिमूव होता है तो उसको बोलते हैं पैरा सब्स्टिट्यूटेड टोलुइन। ठीक है, तो ये आपके किसके बारे में हो गई, ये पूरा का पूरा डिस्कशन हमने किया हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स का। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स तो आपने समझ लिए, उसके बाद कॉमन नेम आप इजीली लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कॉमन नेम, एक बार हम अगेन अपनी NCERT बुक पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या कॉमन नेम दे रखे हैं। देखो यहाँ पे ये वाला है, तो इसका कॉमन नेम आप फटाफट लिख के बता सकते हो। ये वाला CH3 CH2 CH2 Br। अब Br को एज्यूम कर लीजिए कि यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे फ्री वैलेंसी है, तो पहले एल्काइल ग्रुप का नेम लिखिए, कितने कार्बन, 1 2 3 कार्बन, और टर्मिनल कार्बन पे फ्री वैलेंसी लगी है तो 3 कार्बन के लिए प्रॉप लिखते हैं, YL लिखेंगे क्योंकि ये फ्री रेडिकल है इसलिए, और टर्मिनल कार्बन पे है इसलिए N लिखेंगे, क्योंकि N टर्मिनल कार्बन के अलावा यहाँ पे भी पॉसिबल हो सकती है तो वो आइसो बन जाता है। अभी हमने बताया था सारा। देखो यहाँ पे ये भी 3 कार्बन है, 3 कार्बन, और ये टर्मिनल कार्बन पे नहीं, ये बीच वाले कार्बन पे, मतलब टर्मिनल कार्बन से सेकंड नंबर कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो इसके लिए लिखेंगे आइसो। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 3, तो इसके लिए प्रॉप, और फ्री वैलेंसी है तो YL प्रोपाइल। क्लोरीन लग रही है तो क्लोरीन के लिए क्लोराइड लिखते हैं। समझ में आ गया। अच्छा, इसका भी लिख दीजिए फटाफट, आप लिख सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ 1 2 3 4 कार्बन है टोटल, तो 4 के लिए ब्यूट वर्ड आएगा। अच्छा, यहाँ पे N आइसोनियो में क्या लगेगा, देखो यहाँ फ्री वैलेंसी जो है 1 डिग्री कार्बन पे प्रेजेंट है, ये 1 डिग्री कार्बन है, फ्री वैलेंसी या हेलाइड आयन जो होगा वो किस पे प्रेजेंट होगा, 1 डिग्री पे, तो 1 डिग्री है। ठीक है, तो N आइसोनियो लग सकता है। टर्मिनल कार्बन से सेकंड नंबर कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है इसीलिए इसको आइसो बोलेंगे, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड इसका नेम हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। ओके, आगे कॉमन नेम बता रहा हूं मैं क्योंकि हमने अभी कॉमन नेम ही पढ़ा है। ठीक है, यहां देखिए ये बेंजीन है, ठीक है, ये बेंजीन है और ये ब्रोमीन है। ठीक है, तो यहां पे ब्रोमो बेंजीन बोल सकते हैं, और 2 अगर सब्सटीट्यूट हो जाते हैं तो यहाँ पे 1 3 पोजीशन पे सब्सटीट्यूट हो डाई, तो इसको बोलेंगे डाई
मेटा, मेटा क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ 1-3 पोजीशन, मतलब यहाँ पे मैंने CH3 वाला एग्जांपल बताया था, तो अगर आसपास होते तो इसको क्या बोलते हैं हम, यस ऑर्थो बोलते हैं, तो ये यहाँ पे ऑल्टरनेट पे है तो इसका मतलब मेटा, तो मेटा लिख दिया। डाई ब्रोमो क्योंकि 2 ब्रोमीन है, 2 के लिए डाई लिखते हैं ब्रोमो मतलब ब्रोमीन, और बेंजीन ये बीच वाले रहे। कॉमन नेम सिस्टम में मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ये वाली ट्राई ब्रोमो बेंजीन, सिमेट्रिक क्यों लिखी, क्योंकि ये इसकी जो है सिमेट्रिक का SYM, इसका मतलब है कि सिमेट्रिकल है, मतलब ये BR तीनों ही कितने एंगल पे हैं, मतलब 120 के एंगल पे लगे हुए हैं, सिमेट्रिकल है, ठीक है। ऐसा होता कि एक BR यहाँ पे होता, एक BR यहाँ होता और एक यहाँ होता, तो वो अनसिमेट्रिकल हो जाती, इसलिए यहाँ पे UNSYM लिखते, अनसिमेट्रिकल। लेकिन ये तो ये कॉमन नेम है, बेंजीन को डेरिवेटिव मान, बेंजीन के डेरिवेटिव मान के कर दिया है, ठीक है। ओके, और कुछ एग्जांपल्स हैं तो आप और एग्जांपल देख ली। कॉमन नेम यहाँ पे ये वाला देखो मैंने बताया था डबल अगर हो जाते हैं, मतलब ये देखो ये वाला मैंने आपको बताया था CH3 CH, और यहाँ पे 2 अगर हों तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए इथ, और दोनों ही जो हैं वो हाइड्रोजन एक ही कार्बन से हैं, तो इथाइलिडीन लिखेंगे इसको, ठीक है। तो इथाइलिडीन लिख दिया। ये 2 क्लोरीन हैं तो क्लोराइड लिख दिया गया, ठीक है। इसी तरह से अब देखना यहाँ पे डाइक्लोरो क्यों नहीं लिखा है, ध्यान देना इस चीज को, डाइक्लोरो क्यों नहीं, क्योंकि इथाइलिडीन में ही अपने आप में ये है कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रिमूव किए गए हैं। लेकिन यहाँ पे अगर टर्मिनल कार्बन पे होते, जैसे ये वाला कंडीशन है, जैसे CH2 और CH2, ये मैंने आपको बताया था, तो इसको क्या बोला था हमने, इथाइलिन, क्योंकि अलग अलग हाइड्रोजन जो है वो अलग अलग कार्बन से रिमूव हुए, तो इथाइलिन और डाइक्लोराइड, इथाइलिन क्लोराइड भी बोल सकते हो या इथाइलिन डाइक्लोराइड लिख सकते हैं। समझ में आ गया। तो यहाँ पे जो है इसको एक बार चाहे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। डाइक्लोरो हैविंग द सेम टाइप ऑफ हेलोजन एटम आर नेम्ड एज एल्काइलिडीन और एल्काइलीन डाइहेलाइड्स, ठीक है। द डाइहेलो कंपाउंड हैविंग द सेम टाइप ऑफ हेलोजन एटम आर फर्दर क्लासिफाइड एज जैम डाइहेलाइड। हेलोजन एटम आर प्रेजेंट ऑन द सेम एटम carbon atom and vicinal halide halogen atom are present on the adjacent carbon. Adjacent carbon मतलब neighbor carbon. In common name system, gem halide are named as alkylidine halide and vicinal dihalides are named as alkyline dihalide. तो यहाँ पे alkylidine halide और alkyline dihalide इस तरह से नेम लिया जाता है। IUPAC कैसे देते हैं, IUPAC का मैं अभी आपको बताता हूँ। ये तो कॉमन नेम सिस्टम आपको समझ में आ गया। इन सभी के कॉमन नेम आप लिख के देख सकते हैं। ये कॉमन नेम जो दिए हुए हैं इनके लिख के देखिए अपने आप, एक भी दिक्कत नहीं आएगी, 100% सबके नेम आप इजीली लिख दोगे। क्लियर है। चलो IUPAC के बारे में और बात कर लेते हैं। ये तो मैंने आपको कॉमन नेम सिस्टम के बता दिया, IUPAC के बारे में और मैं बता देता हूँ। चलिए IUPAC कैसे करते हैं, IUPAC समझिए। IUPAC के नेम करने के 3 रूल्स होते हैं। ये आपने वैसे 11th क्लास में पढ़ा भी होगा, थोड़ा बहुत याद भी होगा। 3 रूल्स कौन कौन से हैं, सिंपल लैंग्वेज में एकदम बात करते हैं। फर्स्ट रूल है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन। इसको पेरेंट हाइड्रोकार्बन PHC भी बोल देते हैं, पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन भी बोलते हैं। सेलेक्ट करते टाइम ध्यान का रखना है मैक्सिमम नंबर में डबल बॉन्ड। मैं एल्किल हैलाइड या मतलब हेलो एल्किल रेफरेंस में ही बात कर रहा हूँ, है ना। फंक्शनल ग्रुप होगा तो फंक्शनल ग्रुप मैक्सिमम होने चाहिए, लेकिन जब यहाँ पे बात करेंगे तो मैक्सिमम नंबर में डबल बॉन्ड या फिर मैक्सिमम नंबर में ब्रांच, ब्रांच का मतलब एल्काइल ग्रुप की बात कर रहे हैं ना, मैक्सिमम नंबर में एल्काइल ग्रुप्स आनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं कि ये 2 एग्जांपल है और इनमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो होगी वो कौन सी होगी। एक तो ये पॉसिबल है कार्बन चेन जिसमें 1 2 3 4 कार्बन है, और एक नीचे वाली कार्बन चेन पॉसिबल 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो इसमें 5 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, तो ऑब्वियसली 5 कार्बन वाली सेलेक्ट कर लेंगे, 4 कार्बन वाली हट जाएगी। लेकिन इसमें देखिए यहाँ पे देखें तो ये स्टेट वाली जो है वो उसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन, यहाँ पे 4 कार्बन है। लेकिन ये वाली जो है चेन इसमें भी 4 ही कार्बन है, लेकिन 4 कार्बन की दोनों हैं, तो इनमें से कौन सी को चूज करेंगे,
कौन सी को चूज करेंगे? अगर ऊपर वाली में देखें तो 4 कार्बन के साथ में क्या है, 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, मतलब CH2 CH2, 2 सब्स्टिट्यूएंट। चलो मैंने लिख दिया 2 सब्स्टिट्यूएंट। अच्छा, इसमें है क्या सब्स्टिट्यूएंट? यस। अगर इसको चूज करते हैं तो ये CH3, ये CH3, 2 सब्स्टिट्यूएंट यहाँ बच गए, ब्रांच बच गई। ध्यान देना इसको, ब्रांच का मतलब समझ में आ रहा है क्या? ये अगर मैंने चूज की है तो इसके अलावा जो भी बची हुई हैं, जितनी भी हाथ इसके बने हुए हैं, वो सारे के सारे हाथ जो हैं मतलब ब्रांच हैं, ठीक है, मतलब अलग अलग निकली हुई। इसके अलावा ये कार्बन वाली चेन जो है, इसके अलावा हाइड्रोकार्बन की जो चेन है, इसके अलावा सारी ब्रांच है। तो एक ब्रांच है, एक ब्रांच है, तो इसमें भी 2 ब्रांचेज हैं जिनको सब्स्टिट्यूट भी बोल सकते हो। आगे इसमें स्टेट वाली में कोई भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, 2 मल्टीपल बॉन्ड है। मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड है। तो जिसमें मल्टीपल बॉन्ड ज़्यादा होंगे उसको सेलेक्ट करेंगे, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड नहीं होंगे उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो इसमें ये सेलेक्ट हो जाएगी। तो सिलेक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन आपको समझ में आ गया। मैक्सिमम नंबर में डबल बॉन्ड या ब्रांचेस आपको देखनी है। अगर क्लियर है, सेकंड जो है वो है नंबरिंग इन सेलेक्टेड हाइड्रोकार्बन चेन। नंबरिंग का मतलब क्या है कि लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए जो अलॉट किया है आपने, अलॉट टू मल्टीपल बॉन्ड और ब्रांच। लोएस्ट नंबर अलॉट करना होगा हमें ब्रांच को या मल्टीपल। इनमें भी किसको ध्यान रखना है, मल्टीपल बॉन्ड को। तो देखो ऊपर वाले का ही एग्जांपल ले लेते हैं जो है, इनमें अगर नंबरिंग करनी हो तो जैसे ये वाली है ना, तो इसमें नंबरिंग टर्मिनल से करेंगे, या तो यहाँ से करेंगे, कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, 1 नंबर यहाँ पे देंगे या 1 नंबर यहाँ पे देंगे। दोनों ही कंडीशन में करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 और 5, एक तो ये ब्रांच नंबरिंग हो गई। दूसरी नंबरिंग जो है वो इधर से करते तो क्या नंबर मिलता, इसको 1 मिलता, इसको 2 मिलता, इसको 3 ही मिलता, इसको 4 मिलता, इसको 5 मिलता। अच्छा, दोनों ही केस में अब देखो कि जो रेड वाले इंक से की है उसमें इस ब्रांच को, ब्रांच कौन सी है इसमें ध्यान दे रहे हो क्या, ब्रांच कौन सी है, ये वाली तो हाइड्रोकार्बन चेन हो गई, ये वाली तो हाइड्रोकार्बन चेन हो गई, ये वाली। इसके अलावा क्या बचा, CH3 बचा। तो CH3 क्या हो गई, ब्रांच हो गई। अब ब्रांच का नंबर देखो कौन सा है, अगर रेड वाली से कर रहे हैं तो 3 मिल रहा है, और अगर ग्रीन वाली मार्किंग कर रहे हैं तो उसमें 5 मिल रहा है। तो कौन सी वाली करेंगे, लोएस्ट नंबर जिसको मिल रहा है, कौन सा लोएस्ट, लोएस्ट किससे मिल रहा है, रेड वाली से। तो रेड वाली जो काउंटिंग है, कहाँ से की है रेड वाली काउंटिंग, ये वाली नंबरिंग सही होगी। ये वाली जो नंबरिंग है वो गलत है। सिमिलरली यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे नंबरिंग करके देखो, नंबरिंग कहाँ से होगी, सेलेक्टेड कार्बन हाइड्रोकार्बन चेन ये हो गई। हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे या यहाँ से करेंगे, टर्मिनल से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, और इधर से भी करो 1 2 3, तो सेम ही आ रहा है कि इधर से भी कर लो 1 2 3 4। देखो यहाँ से अगर देख रहे हैं तो मिथाइल यहाँ पे आ रहा है और मिथाइल दूसरा यहाँ पे आ रहा है, लेकिन यहाँ से करोगे तो 1 2, दूसरे कलर से लिख देता हूँ, 1 2 3 4। अब इसमें भी देखो मल्टीपल बॉन्ड जो है वो 1 नंबर पे है और 3 नंबर पे है। इधर से देखेंगे तो 1 नंबर पे मल्टीपल बॉन्ड है और 3 नंबर पे भी मल्टीपल बॉन्ड, तो सेम ही है, दोनों ही सेम हो जाएंगे, मतलब दोनों ही इसमें सही है, किधर से भी कर सकते हैं। और थर्ड जो स्टेप है वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिसमें नेम देना है हमें कंपाउंड को। हमने सेलेक्ट कर लिया चेन, उसके बाद हमने नंबरिंग कर दी, अब हमें क्या करना है, नेम देना। नेम देने के लिए क्या करना होगा, देखो इसमें सबसे पहले उस CN का मतलब है कार्बन पेरेंट का हाइड्रोकार्बन चेन में जिस भी नंबर पे ब्रांच प्रेजेंट है, ब्रांच का मतलब एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है या फिर हेलोजन प्रेजेंट है, तो उसके आगे नंबर लिखेंगे कौन से नंबर पे प्रेजेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने सबसे पहले सिलेक्शन किया इसका हाइड्रोकार्बन चेन का, वो सेलेक्ट किया मैंने सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये हो गई सेलेक्ट। फिर मैंने नंबरिंग की, तो नंबरिंग में मुझे पता चला यहाँ से दूंगा या यहाँ से दूंगा, तो सब ये मेरे पास ब्रांच है Cl, तो यहाँ से मैं दे रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे को 2 नंबर मिल रहा है जो पास में है, और इधर से देता 1 2 3 नंबर मिलता जो दूर हो जाता। सेलेक्ट कर ली हाइड्रोकार्बन चेन और मैंने क्या कर दिया, नंबरिंग कर दी। अब मुझे नेम लिखना है, तो कैसे लिखूंगा, CN का मतलब कौन से नंबर के कार्बन पे ब्रांच प्रेजेंट है,
जो एल्काइल भी हो सकती है या फिर हेलोजन भी हो सकता है। यहाँ हेलोजन है, तो हेलोजन कौन से नंबर के कार्बन पे है? 2 नंबर। हेलोजन का नेम क्या है? क्लोरीन है, तो क्लोरीन के लिखते हैं क्लोरो, 2 क्लोरो। क्लियर है? एल्क वर्ड का मतलब आपको मैंने बताया था, नंबर ऑफ कार्बन से ये लिखते हैं, नंबर ऑफ टोटल कार्बन किसमें? इन पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन। पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन में होनी चाहिए, पूरे कंपाउंड में नहीं। कॉमन नेम सिस्टम में पूरे कंपाउंड में देखते थे नंबर ऑफ कार्बन, लेकिन IUPAC में सिर्फ पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे। तो इसमें कितने कार्बन है? 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? ब्यूट लिखते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ANE लिख देंगे। तो ये समझ में आ गया आपको। CN ब्रांच एल्किल या हेलोजन हो सकती है। एल्किल है तो एल्किल का नेम हम लिखना सीख चुके हैं, कैसे लिखते हैं। हेलोजन है तो हेलो लिख देते हैं। हेलो की जगह क्लोरो हो सकता है, ब्रोमो हो सकता है, आयोडो हो सकता है, फ्लोरो हो सकता है। एल्क जो है वो पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन से डिसाइड करेंगे कितने नंबर में पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन में क्या है? कार्बन है। और ANE कब लिखेंगे? जब कार्बन कार्बन के बीच में पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन में सिंगल बॉन्ड होगा तो ANE, डबल बॉन्ड होगा तो ENE, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो YNE लिखते हैं। चलिए एक दो एग्जांपल और देखते हैं। देखो यहाँ बताओ, मैं ज़्यादा, चलो ये यहाँ तक करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप अलग अलग सेलेक्ट करके देखना, आप आराम से करके, चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख लो एक बार सेलेक्ट करके। ये आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 ब्रांच आ रहा है। अगर इधर से आएंगे तो नंबर ऑफ कार्बन चेन, मतलब नंबर ऑफ कार्बन पेरेंट चेन में तो ये 3 हो जाएंगे, लेकिन ब्रांच जो होंगी इसमें, इस वाली में, मैं एक बार आपको इंडिकेट करके दिखा देता हूँ। इस वाली में अगर मैं बात करूँ CH3 CH3, तो इसमें ब्रांच जो होंगी एक तो ये बनेगी और एक पूरी ये बनेगी। सिर्फ 2 ही ब्रांच होंगी। ब्रांच का नंबर देखना है, कितनी ज़्यादा ब्रांच होनी चाहिए। और इसमें देखें तो इसमें कितनी ब्रांच आ रही हैं आपके? इसमें कितनी ब्रांच आ रही हैं? 3 ब्रांच। एक ये है ना, मैं इसको अगर ऐसे कर दूँ हाईलाइट तो आपको अच्छे से और समझ में आएगी। ये आपकी पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन हो गई। इसके अलावा ब्रांच कितनी कितनी दिख रही हैं आपको? एक CH3 है, एक CH3 है, एक BRE है, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये आपके क्या हुई? ये पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन हो गई। तो 3 ब्रांच हो गई। अब क्या करना है? हमें नंबरिंग करनी है। नंबरिंग इधर से करेंगे जहाँ से ब्रांच पास में आए। देखो फर्स्ट नंबर के कार्बन पे ही ब्रांच है ना, तो फर्स्ट नंबर इसको ही देंगे, इसमें तो कुछ दिक्कत होगी नहीं। 2 और यहाँ पे CH3 है ना, तो इसका हो जाएगा 3। क्लियर है? समझ में आ गया। अब नेम लिखना है। तो नेम लिखते टाइम आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले क्या लिखना है? अल्फाबेटिकल लिखेंगे। इसके लिए ब्रोमो लिखेंगे, इसके लिए मिथाइल। CH3 मिथाइल, ये भी मिथाइल है ना। तो B और M में अल्फाबेटिकली B पहले आता है, तो इसका नेम हो जाएगा ब्रोमो। कौन से नंबर के कार्बन पे है? 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो ना। नंबर और लेटर के बीच में ये डैश लगाएंगे, और लेटर के बीच में कोई स्पेस नहीं छोड़ते हैं। 1 ब्रोमो। उसके बाद में ये मिथाइल है और ये मिथाइल है। कौन कौन से नंबर पे? एक मिथाइल 2 नंबर कार्बन पे है, दूसरी भी 2 नंबर पे। तो सेम टाइप के अगर ये ब्रांच होती हैं या एल्काइल होते हैं तो उनको नंबर लिख देते हैं। फिर सेम है तो डाई मिथाइल लिखेंगे, डाई मिथाइल, ठीक है। और टोटल पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन कितने कार्बन की है? 3 कार्बन की। 3 कार्बन की लिखते हैं प्रॉप, और कार्बन कार्बन के बीच में पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन में सिंगल बॉन्ड है तो ANE लिख देंगे। तो इसका नेम हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 डाईमिथाइल प्रोपेन। क्लियर है? तो नोट कर लीजिए। एक और एग्जांपल मैंने लिया है CHCl3। इसका नेम क्या हो जाएगा? बहुत छोटा सा है लेकिन थोड़ा सा रूल वही फॉलो करने हैं। इसको मैं ऐसे करके लिख दूँ क्या? CH Cl Cl और Cl, इस तरह से लिख सकता हूँ। यस, लिख सकते हैं। तो इसका नेम लिखना है, एक बार आप खुद से लिख के देख लीजिए, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। देखो ये इसका नेम क्या हो जाएगा? इसका पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन कितने कार्बन की? 1 कार्बन की। नंबरिंग करनी है, वही 1 आएगा, ठीक है। तो नंबर करने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन कितने कार्बन है, कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं? 3। क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, तो क्लोरीन है तो
3 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन के लिए लिखेंगे हम ट्राई क्लोरो, क्या लिखेंगे, ट्राई क्लोरो। ठीक है, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन में कितने हैं, 1 है, तो देखो यहाँ पे ट्राई क्लोरो हमने लिख दिया। फिर एल की जगह क्या लिखेंगे, मेथ, क्या लिखेंगे, METH, मेथ, ट्राई क्लोरो मेथ। अब कार्बन है और इसके अलावा कुछ डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो क्या लिखेंगे, ANE लिख देंगे, तो ट्राई क्लोरो मेथेन इसका नेम हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। तो इस तरह से हम IUPAC नेम लिख देंगे। चलो अपनी NCERT में भी देख लेते हैं कि इसके अलावा और कुछ तो नहीं दे रखा है, तो एक बार NCERT पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे ये आपको मैंने बताया अभी, इसका नेम किस तरह से लिख सकते हो, लिख सकते हो क्या, यहाँ पे IUPAC कॉमन नेम तो हम डिस्कस कर चुके हैं, IUPAC की बात करते हैं। कॉमन तो IUPAC में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही मिल जाएगी। फिर नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग में अगर आप देख, दोबारा थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन ये हो गई, ठीक है। फिर नंबरिंग, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से ही करेंगे नंबरिंग, यहाँ से कर ली 1 2 3। 1 नंबर के कार्बन पे ब्रोमीन है तो 1 ब्रोमो, 3 कार्बन है तो प्रॉप, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ANE, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे सेकंड नंबर का जो कार्बन, सेकंड नंबर का एग्जांपल है, इसमें भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये होगा, हो गया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब यहाँ पे नंबरिंग करेंगे, आप नंबरिंग करेंगे तो कहाँ से करेंगे नंबरिंग, नंबरिंग यहाँ से कर सकते हो, नंबरिंग कहाँ से कर सकते हो, या टर्मिनल कार्बन से, या तो इससे कर लें या इससे, जहाँ से ये इसको नंबर, क्योंकि ब्रांच को नंबर कम मिलना चाहिए, तो दोनों साइड से आप देखेंगे तो 2 ही नंबर मिल रहा है, तो किधर से भी कर सकते हो, इस इधर से कर दिया। अब इसका नेम लिखना है ब्रांच का, सबसे पहले कौन से नंबर कार्बन पे, 2 नंबर, तो 2 क्लोरो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन में 3, तो प्रॉप, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो ANE। नेक्स्ट जो है वो देखिए, नेक्स्ट कौन सा है, ये वाला, इसको मैं, ठीक है, इसका देखिए, इसमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन, तो या तो हम कौन सा सेलेक्ट कर सकते हैं, ये वाला। अगर ये वाली मैंने चेन सेलेक्ट की है तो देखो, एक तो ये सेलेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरी मैं ये भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। आप सोच सकते हैं, अगर देखो मैंने अगर ये सेलेक्ट की है तो कितने सब्सटीट्यूएंट बच रहे हैं, तो इसमें एक क्लोरीन बच रहा है और एक CH3, 2 ब्रांच बन रही हैं। लेकिन अगर मैं एक और, आप सोच सकते हैं कि ये भी तो कर सकते हैं सर, कौन सी वाली, ये वाली भी तो कर सकते हैं आप सर, तो भी तो 3 कार्बन की बन रही है। लेकिन अब देखो आप बेटा कितने कार्बन की चेन, वो कितने सब्सटीट्यूएंट बच रहे हैं, CH2Cl, ये एक ही ब्रांच बच रही है। ब्रांच का मतलब देखना आप समझ गए होंगे कि यहाँ से जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन बन रही है, इस चेन में से जितने ब्रांच निकले यहाँ से ओरिजिनेट होनी चाहिए। आगे बड़ी है छोटी है ब्रांच, उससे कोई मतलब नहीं है, ओरिजिनेट कहाँ से होनी चाहिए, ये पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन से होनी चाहिए। तो ये वाली चेन हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, कौन सी चेन सेलेक्ट करेंगे बेटा, जो पहले वाली चेन सेलेक्ट की थी उसी को हम सेलेक्ट करेंगे। कौन सी है देखो, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ, ये वाली चेन सेलेक्ट हो गई। इसमें कौन कौन से ब्रांच बची, CH3 और Cl। CH3 का नाम क्लोरो है और CH3 का नाम मिथाइल है, तो अल्फ़ाबेटिकली लिख देंगे। कैसे लिखेंगे देखो, यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली, सेकेंड स्टेप में नंबरिंग भी तो करनी है, नंबरिंग यहाँ से करेंगे तो 1 2 3, तो 2 नंबर पे मिथाइल और 3 नंबर पे क्लोरीन आएगी। अगर यहाँ से करेंगे 1 2 3, तो 1 नंबर पे मिथाइल, मतलब लोएस्ट नंबर तो इधर से ही आ रहा है, तो इधर से नंबरिंग कर देंगे, तो 1 नंबर पे क्लोरीन हो जाएगा, 1 क्लोरो, 2 नंबर पे मिथाइल है, 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा नहीं, ठीक है। तो चलिए, ये मैंने आपको जस्ट एक डेमोन्स्ट्रेट किया है, इस तरह से लिख सकते हैं नेम। अच्छा, एरिल हैलाइड का भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, इस मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स का भी नेम इस तरह से ही होगा। देखो ये तो सिंपल है बेंजीन वाला, कि ये बेंजीन है, बेंजीन को तो IUPAC में भी बेंजीन रिंग बोलते हैं, तो ये बेंजीन, और इसमें सब्सटीट्यूएंट जो है, सब्सटीट्यूट क्या हो रहा है, ब्रोमीन हो रहा है, तो ब्रोमो बेंजीन इसका नेम हो जाएगा। लेकिन इस तरह से अगर डबल हो, 2 हो, तो मेटा वाला कॉन्सेप्ट तो कॉमन नेम सिस्टम में था, लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग करनी पड़ेगी। सेलेक्ट नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, तो 1 और 3 नंबर के कार्बन पे ब्रोमाइन है, तो 1 3 डाई ब्रोमो लिखेंगे, और लास्ट में ये बेंजीन तो है ही। इसमें 1 2 3 4 और 5, 1 3 5, 1 3 5
ट्राईब्रोमोबेंजीन, इस तरह से नेम लिख दिया जाता है। सिंपल है, IUPAC सिस्टम जो है वो काफ़ी सिंपल है। मैंने थोड़ा शॉर्ट में समझाया है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन हाँ कोशिश की है मैंने कि आपको जितनी भी चीज़ें इसमें दे रखी हैं वो सारी की सारी चीज़ें आप इजीली कवर कर पाओ। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हैं, इनको आप खुद से ट्राई करें, और अगर कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दें, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करता हूँ। आपको पूरा का पूरा समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क मान लीजिए, ये आपका होमवर्क है। इनके सभी के नेम अपने आप से लिख के, स्ट्रक्चर देख लीजिए, इनके नेम आपको कॉपी नहीं करने हैं, आपके पास आंसर एक तरह से गिवन है, तो इनको आप आंसर की तरह लीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। इनमें काफ़ी सारे नेम मैंने आपको पहले, मतलब जब मैंने आपको पढ़ाया है नोमेनक्लेचर तब बता दिया है, तो आपको आई थिंक ये समझ में आया होगा। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और आप इनको करते जाएंगे। ये नोमेनक्लेचर इतना पढ़ लिया तो आपको आगे वाले चैप्टर्स में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज की वीडियो अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है, लेकिन हाँ, अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, पसंद आई है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, और पहले वीडियोस को भी देख लीजिए, और आने वाली वीडियोस जो हैं उनको भी आप कंटिन्यू बने रह सकते हैं साथ में। सब्सक्राइब कर लिया तो नोटिफिकेशन तो आपको मिल ही जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।